तो 1940 से हमारा जो ख़ानदान है वो कारोबार के साथ मुंसलिक रहा जी 2003 के अंदर हमारे ज़हन में ये ख्याल आया कि अब हम अपना ब्रांड लॉन्च करें। जी तो हमने ब्रांड के लिए बेल्विन का इंतखाब किया। तो बेल्विन क्योंकि हमारा अपना एक ब्रांड था जो हमने ख़ुद रखा, उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया। तो इसमें जो फ़र्स्ट प्रोडक्ट हमने लॉन्च की वो हमने लॉन्च की टीवी। तो 1940 से हमारा जो ख़ानदान है वो कारोबार के साथ मुंसलिक रहा। जी मैं पाकिस्तान इलेक्ट्रिक फ़ैन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का चेयरमैन रहा। जैसे आपने बताया, गुजरांवाला चैम्बर का वाइस प्रेसिडेंट रहा। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज़, ADRC उनको कहते थे, मैं उसका नोटिफाइड मेंबर रहा, जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने इसको नोटिफाई किया। जी इसके अलावा यहाँ पे गुजरां एंड डाइज एंड मोल्ड सेंटर का मैं डायरेक्टर रहा। हमने एक अदारा बनाया गुजरांवाला लीवर फाउंडेशन के नाम से, जिसमें हेपेटाइटिस B, C का हम ट्रीटमेंट करते हैं जी और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उसका मैं 6 साल प्रेसिडेंट रहा। आजकल मैं आगोश जो है अल खिदमत फाउंडेशन, उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर भी हूँ। मैं जब पेफमा का चेयरमैन रहा तो मैंने वहाँ पे 4 बड़े काम किए। जी एक तो 2 मैंने डेलीगेशन गवर्नमेंट से अप्रूव कराए। पेफमा में मैंने एक नॉलेज सेंटर बनाया। नॉलेज सेंटर में हमने PCSIR एक लेबॉर्ट्री है पाकिस्तान की, उसको शामिल किया। और उसके साथ हमने शामिल किया यूनिडो को। यूनिडो है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मेरा जो प्रोफाइल है उसके अंदर इंटरनेशनल प्रोफाइल भी शामिल है, उसके अंदर डोमेस्टिक प्रोफाइल भी शामिल है। फिर जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड एक अदारा बना हुआ है, उसका भी मैं मेंबर रहा हूँ। आप वो कहते हैं ना, जिनको कूजे में बंद करने वाला सवाल है। जी तो ये बड़ा, इस पे तो शायद 4 घंटे भी बोला जा सकता है। जी तो पाकिस्तान के बारे में ये बिल्कुल फिट चीज़ है कि इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ सॉल्यूशन। स्किल इम्पॉर्टेंट है कि विल इम्पॉर्टेंट है। तो मोहम्मद अली साहब ने कहा जी विल इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जो मेज़बान था उसने कहा कि जी सारी दुनिया स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है, तो वो स्किल को छोड़ के आप कह रहे हो विल इम्पॉर्टेंट है। PIA, स्टील मिल, पाकिस्तान रेलवे, हमने क्यों नहीं पिछले 25 सालों में रिफॉर्म्स किए और उनको क्यों नहीं ठीक किया? वो अगर हमारा 1200-1500 अरब रुपया साल का खा रही हैं तो हम सोए में। देखें, आपके घर में चोरी हो रही हो, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? पैसे डालते जाएंगे कि चोरी होती जाए और अपनी इनपुट बढ़ाते जाएंगे और चोरी बढ़ाते जाएंगे? नहीं, आप सबसे पहले अपने घर के अंदर वो जो लीकेज है, जो वेस्टेज हो रही है, जो पैसा ज़ाया हो रहा है, उसको रोकेंगे। अगर हम आज भी अपनी पॉलिसीज़ की, अपनी डायरेक्शन को ठीक नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे सीधा होगा? नहीं हो सकेगा। अब आप पाकिस्तान में 45% टैक्स हो गया। ये इट इज़ द हाईएस्ट टैक्स इन द वर्ल्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, जो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जाने से रोको। मोदी ने क्या किया कि जो इंडिया के जितने जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको बुलाया, उनका एक थिंक टैंक बनाया। उसने कहा भाई ये जो काम है ना, मैं इंडिया को जो है डेवलप करना चाहता हूँ, दुनिया की एक पावर बनाना चाहता हूँ। उसने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का थिंक टैंक बनाया। जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने उनको प्रपोजल दी उसने उस पर अमल किया। आज इंडिया पिछले 10 सालों में वहाँ पहुँच गया कि पाकिस्तान का और उसका कोई मैच ही नहीं रहा। ट्रस्ट करना पड़ेगा, टैक्स स्लैब को कम रखना पड़ेगा, लोगों को फ्रेंडली इन्वायरमेंट देनी पड़ेगी और लोगों को इत्मीनान देना पड़ेगा। ऐसा हमें वज़ीर ख़जाना चाहिए जो 1 रुपया भी लगाए तो वो सोचे कि इस 1 रुपये के अगेंस्ट मुझे रिटर्न क्या आएगा। गवर्नमेंट को उस जगह पैसे लगाने चाहिए जहाँ से गवर्नमेंट को इनकम जनरेट हो, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप अपनी इकॉनमी को वाइब्रेंट कर लेंगे, अपनी इकॉनमी को फास्ट कर लेंगे। जिस तरह एक घर के अंदर जब तक कमाऊ पुत्र ना हो वो घर नहीं संभल सकता। आपने इस मुल्क के अंदर कमाऊ पुत्र पैदा करने हैं, जो पैसा कमाएं, इस मुल्क में लगाएं, रोज़गार मुहैया करें और मुल्क आगे बढ़ें। मुल्क में टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, मुल्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, मुल्क में प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन की लेबॉर्ट्री कोई नहीं है। आप जब बाहर जाते हैं ना तो यू आर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल आपका अखलाक, आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि दुनिया कहे कि यार पाकिस्तानी तो बहुत अच्छे इंसान है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 10 करोड़ वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। जी मैं बता रहा हूँ 2 करोड़ रुपये इकट्ठा हुआ था और तकरीबन ये पैसे जो हैं, तकरीबन इस जितने पैसे उसकी फिजिबिलिटी पे ही लग गए। गुजरांवाला का जो बिज़नेस वॉल्यूम है, जो गुजरांवाला की जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको बढ़ाना है। वाह, वो कैसे बढ़ाएंगे? वो बहुत आइडियाज़ हैं।
वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। मेरा प्रोफाइल आएगा आपके पास, आप मेरी कारकर्दगी और जिन जिन ओहदों पे मैं फाइज़ रहा हूँ उसको ज़रूर देखिएगा। इस दफ़ा आपने वोट काबिलियत को देना है। इस वक्त वोट आपने उस बंदे को देना है जिस बंदे को आप समझें कि ये आपके मसाइल को हल करने की बेहतर पोजीशन में है। वन यूनिटी को वोट दें, वन यूनिटी को कामयाब करें। बाकी मेरा आपसे ये वादा है इंशाल्लाह कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे और बेहतरीन आपके मसाइल का हल की तरफ गामज़न रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, आपके काइंड नोटिस में है कि गुजरांवाला ईवान सनत व तजारत के इंतखाबात की आमद है। ये भी आपके इल्म रसा में होगा कि इस वक्त जो इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं उसमें दो बड़े ग्रुप बाहम मद्दे मुकाबिल हैं। एक ग्रुप का नाम वन यूनिटी ग्रुप है और दूसरा ग्रुप जो है वो बिज़नेस ग्रुप के नाम से मौसूम है। प्यारे नाजरीन, इंतखाबात को लेके दोनों ग्रुप्स के कायदीन और ओहदेदारान और गुजरांवाला ईवान सनत व तजारत के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं। बड़ी गहमा गहमी चल रही है। आज हम आपको मिलवाने के लिए जा रहे हैं वन यूनिटी ग्रुप के नामज़द सदारती उम्मीदवार जनाब अज़हर असलम साहब से। अज़हर असलम ब्लेस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं। बेलविन के नाम से पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन पंखा बनाते हैं। गुजरांवाला ईवान सनत व तजारत के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और मजलिस आमला के भी रुकन रह चुके हैं। मज़ीद उनका पर्सनल प्रोफाइल क्या है, उनके गोल्स क्या हैं, शहर के लिए उनकी खिदमात क्या हैं, आइए उनकी ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। अज़हर साहब, क्या हाल चाल? बस ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र और करम है। बराह करम पहले तो हमारे नाजरीन को थोड़ा सा ना जी अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन करवाएं। मैं शुरू से ही एक कारोबारी घराने से मेरा ताल्लुक़ है और अगर मैं देखूं तो 1940 से हमारा जो ख़ानदान है वो कारोबार के साथ मुंसलिक रहा जी। तो लिहाजा मैंने भी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी काम किए क्योंकि मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ जी। और मैंने जो भी काम किया उसको मैंने ख़ुद ही स्टार्ट किया। मैं उसका स्टार्टर भी ख़ुद ही था जी। और उसके अंदर सबसे पहला जो मेरा कारोबार मैंने अपना स्टार्ट किया वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर था गुजरांवाला में जी। जो MA स्टोर्स के नाम से जिसका मैंने नाम रखा और ये 1985 की बात है। और 1985 में वो जो स्टोर था वो गुजरांवाला का जदीद तरीन और बहुत मॉडरेट डिपार्टमेंटल स्टोर था जी। 1988 में मेरा ख्वाहिश हुई कि मैं फैक्ट्री की बुनियाद रखूं तो मैंने फिर ये इस फैक्ट्री की बुनियाद रखी जहाँ पे आप आज तशरीफ़ लाए। जी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करते रहे और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को सप्लाईज करते रहे डिफरेंट चीज़ें। और 2003 के अंदर हमारे ज़हन में ये ख्याल आया कि अब हम अपना ब्रांड लॉन्च करें। जी। तो हमने ब्रांड के लिए बेलविन का इंतखाब किया। तो बेलविन क्योंकि हमारा अपना एक ब्रांड था जो हमने ख़ुद रखा, उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया। तो इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमने लॉन्च की वो हमने लॉन्च की टीवी जी। जो CRT टेलीविज़न था उसको हमने लॉन्च किया। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च की वो DVD प्लेयर लॉन्च किया। जी। ये बात कर रहा हूँ 2003-2004 की। जी। तो उसके बाद जब 2010 के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फ़ैन भी लॉन्च किया और इलेक्ट्रिक फ़ैन जब मैंने लॉन्च किया तो उसके अंदर जो है उसके बाद हमने आटा गूंदने की मशीन लॉन्च की। फिर हमने जो है ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में आए जी। जो पाकिस्तान के जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं उनके साथ हम काम करते हैं। तो हमारा इसका जो मेन बिज़नेस है वो तो अप्लाइंसेस का भी है, इलेक्ट्रिक फ़ैन का भी है और ऑटो पार्ट्स का भी है। इसके अलावा मैंने ज़िंदगी के अंदर कारोबार के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी कॉरपोरेट एफिलिएशन बहुत रखी। जी।
एक तो कॉर्पोरेट एफिलिएशन मेरी ये थी कि मैं पाकिस्तान इलेक्ट्रिक फ़ैन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का चेयरमैन रहा। जी उसके बाद जैसे आपने बताया गुजरांवाला चैम्बर का वाइस प्रेसिडेंट रहा। जी उसके बाद मैं जो आरटीओ गुजरांवाला है एफबीआर, उसमें एक कमेटियाँ बनी थी जिनको कहते थे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज़, जी एडीआरसी उनको कहते थे। मैं उसका नोटिफाइड मेंबर रहा, जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने इसको नोटिफाई किया। जी इसके अलावा यहाँ पे गुजरान एंड डाइज एंड मोड सेंटर का मैं डायरेक्टर रहा। हमने एक अदारा बनाया गुजरांवाला लीवर फाउंडेशन के नाम से, जिसमें हेपेटाइटिस बी सी का हम ट्रीटमेंट करते हैं जी और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उसका मैं 6 साल प्रेसिडेंट रहा। आजकल मैं आगोश जो है अल खिदमत फाउंडेशन, उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर भी हूँ। मैं जब पेफमा का चेयरमैन रहा तो मैंने वहाँ पे 4 बड़े काम किए। जी एक तो 2 मैंने डेलीगेशन गवर्नमेंट से अप्रूव कराए, जिसमें हमारे कमर्शियल काउंसलर, हमारे एम्बेसडर्स और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स शामिल थी। तो एक डेलीगेशन मैंने हेड किया जो साउथ अफ्रीका में लेके गया, जी और उसको मैंने हेड किया और वहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी के साथ हमने मीटिंग्स की और एक्सपोर्ट को बढ़ाया, पंखे की एक्सपोर्ट को बढ़ाया। दूसरा डेलीगेशन मैं लेके गया मलेशिया। जी मलेशिया जो डेलीगेशन हम लेके गए, वहाँ पे भी हमने एक्सपोर्ट को मेन टारगेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी बड़े अच्छे हम ऑर्डर लेके आए। इस डेलीगेशन को भी मैंने हेड किया और दोनों डेलीगेशंस में जो पाकिस्तानी एम्बेसडर था और जो कमर्शियल काउंसलर था वो हमारे साथ शामिल रहे और हमारी सारी मीटिंग्स उन्होंने अरेंज की। इसके बाद पेफमा में मैंने एक नॉलेज सेंटर बनाया। नॉलेज सेंटर में हमने PCSIR एक लेबॉर्ट्री है पाकिस्तान की, उसको शामिल किया और उसके साथ हमने शामिल किया यूनिडो को। यूनिडो है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसको हमने शामिल किया। तो वहाँ पे हमने नॉलेज सेंटर बनाया, तो उसके तहत हमने अपने लोगों की ट्रेनिंग की, टेक्निकल ट्रेनिंग भी की और जो उनकी कॉमर्स ट्रेनिंग थी, यानी कि जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग एक्सेस डेवलप करना, इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे करनी है, एक्सपोर्ट कैसे करनी है, वो नॉलेज सेंटर में हमने लोगों को इसमें गाइडेंस दी। स्किल्ड लोग बनाए। जी, स्किल्ड लोग बनाए। इसके अलावा हमने वहाँ पे एक फ़ैन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी चला रहे थे हम लोग। उसमें हम जो वोकेशनल ट्रेनिंग की लोगों की और जो स्किल हमें वर्कर चाहिए थी फ़ैन इंडस्ट्री को, वो हमने अपने फ़ैन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से ही वर्कर जो थे वो हमने डेवलप किए और उसके बाद उनकी इंडस्ट्री के अंदर प्लेसमेंट हुई और उस इंडस्ट्री ने जो है वो जाके काम किया। तो मेरा जो प्रोफाइल है उसके अंदर इंटरनेशनल प्रोफाइल भी शामिल है, उसके अंदर डोमेस्टिक प्रोफाइल भी शामिल है। फिर जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड एक अदारा बना हुआ है, उसका भी मैं मेंबर रहा हूँ, जिसमें हम डिफरेंट जो इंजीनियरिंग पॉलिसीज़ को उनके साथ मिल के हम बनाते रहे और हम उस पर भी मेरी काफ़ी जो सेक्टोरल जो कमेटी थी इलेक्ट्रिक फ़ैन के अंदर, उसमें मैं इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर भी उसका मेंबर रहा। इसके अलावा जो मेरा ज़ाती एक्सपोजर है, मैं दुनिया में कुछ 40 से ज़्यादा एग्जीबिशन अटेंड कर चुका हूँ। दुनिया में कुछ 30-40 मुल्कों को विज़िट कर चुका हूँ, जिसमें कनाडा, अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका। सो क्योंकि मुझे कई जगहों पे मुझे कॉन्फ्रेंस में भी जाने का मौका मिला, बल्कि मुझे एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नाइजीरिया एक डेलीगेशन के साथ भेजा, जिसका काम ये था कि वहाँ जाके बिज़नेस स्टडी करनी है कि नाइजीरिया अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर साउथ अफ्रीका। जी तो वहाँ पे इकॉनमी को डिस्कस देखना और उसमें क्या पाकिस्तानी प्रोडक्ट को कैसे मार्केट किया जा सकता है, ये भी मुझे एक मौका मिला। तो उसमें हम 4-5 लोग गए और हमने सारा सर्वे करके, तो मैसेंजर हमारे साथ सारी वर्किंग करता रहा। तो अब इस ओहदे से पहले जैसे मैं बता रहा हूँ कि गुजरांवाला चैम्बर का आपने जिक्र किया, मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा। जी तो जब मेरा वाइस प्रेसिडेंट का दौर है, उसके अंदर हमारी बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी। हमारे उस दौर के अंदर वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, वो सबसे पहली दफ़ा गुजरांवाला चैम्बर में आए। जी ऐसा ही है। उसके बाद वहाँ पे उस ज़माने में हमारी गुजरांवाला चैम्बर का प्रोफाइल हमने इस तरह अपग्रेड किया हुआ था कि फ़्रांस के एम्बेसडर आ रहे हैं, अमेरिकन कौंसल जनरल आ रही है, वो अरमीला जी के नाम की थी यहाँ पे लाहौर में, जो कौंसलेट जनरल थी वो अक्सर आती थी यहाँ पर। तो बहुत वाइब्रेंट था हमारा। और उसकी जो लाइजन होता है चैम्बर का कि आपने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ या मिनिस्ट्रीज़ के साथ जो लाइजन करना होता है, उसके अंदर हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेनिट्रेट करते रहे और लोगों के मसलों को अवाने बाला तक पहुँचाते रहे और लोगों को
कन्विंस करते रहे मिनिस्टर्स को और इन लोगों को कन्विंस करके लोगों के मसाइल हल करते रहे। आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया कि जब आप पेफमा के प्रेसिडेंट थे तो एक्सपोर्ट के लिए आपने जो खिदमात अपनी बताई वो वाकई मार्वलस हैं, उस पर हम आते हैं। बराह करम पहले हमारे व्यूअर्स को अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। जी सर, एजुकेशन के बारे में मेरा ये है कि मेरे फादर वाह कैंट में होते थे, तो आई डिड माई मैट्रिक फ्रॉम द वाह कैंट जी और देन आई डिड माई इधर से मैंने किया गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने किया FSc। जी उसके बाद मैंने बिज़नेस ग्रेजुएशन की इसमें बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में। जी और आज ये भी बहुत बड़ी इज़्ज़त है अल्लाह की तरफ से मेरे लिए कि गुजरांवाला चैम्बर जो है उसके जो 12-13 हज़ार मेंबर है, जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देंगे क्योंकि हमारा ग्रुप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी नुमाइंदगी करना भी एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा। अच्छा हुजूर, ये बताएं कि आपने अपनी काफ़ी रिफाही इदारों के साथ अपने अफिलिएशंस बताई, दीगर टेक्निकल जो हैं उनसे। आपके बारे में ये भी शुनीद है कि आपका जो गुजरांवाला की जो सनती जो पायनियर लोग हैं गुजरांवाला की इंडस्ट्री में, क्लाइमेक्स इंडस्ट्रीज़ जो हैं, तो वो भी आपके रिलेटिव हैं। जी, मेरी फैमिली जो है उसमें क्लाइमेक्स फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। जी और जो है इसके अलावा हमारे जो फैमिली के अंदर जो ज़्यादा मशहूर शख्सियात हैं उनमें खुर्शीद अज़ीज़ जी जो चैम्बर के प्रेसिडेंट भी रहे और काफ़ी क्लाइमेक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। उसके बाद अज़ीज़ जुल्फ़कार साहब, सर। वो भी मेरे अंकल लगते हैं। वो गुजरांवाला चैम्बर के भी प्रेसिडेंट रहे, लाहौर चैम्बर के भी प्रेसिडेंट रहे और फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है फेडरेशन जो है इसका उसके भी सदर रहे। तो फिर वो ज़ियाउल हक के दौर में प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन भी रहे। जी ऐसा तो ये हमारे दो फैमिली में ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी चैम्बर सियासत में रहे हैं। जी, वो माशाल्लाह वो तो प्राइड ऑफ गुजरांवाला थे जी। अज़ीज़ जुल्फ़कार बहुत बड़ा नाम था। इसके अलावा क्लाइमेक्स इंडस्ट्री जो है वो गुजरांवाला के लिए बहुत एक फ़ख्र था। जी हाँ, एग्जैक्टली। आप ये प्लीज़ बताएं कि आपने अभी फरमाया कि पेफमा के प्रेसिडेंट की हैसियत से आपने ना सिर्फ मुख्तलिफ ममालिक को विज़िट किया, दौरे किए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी आपने ज़बरदस्त काम किया। तो वतन अज़ीज़ की जो मौजूदा दगरगूं मुआशी हालत है, ये जो बहरान है, एक क्राइसिस में हम चल रहे हैं, इसके जो मुख्तलिफ हल बताते हैं इकोनॉमिस्ट लोग, उसमें वो ये भी बताते हैं कि अगर हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारी हालत कुछ मुआशी हवाले से बेहतर हो सकती है। आप जो हमारी ओवरऑल एक हालत है, जो क्राइसिस है जो मुआशी हवाले से पाकिस्तान में, उसकी बुनियादी वजूहात आप क्या समझते हैं? एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ रही, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ़ारन नहीं आ रही, टैक्स कलेक्शन जो है वो हम नहीं कर पा रहे सही तौर पे, FBR कुछ भी नहीं कर रहा। इसके अलावा बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे एक यासियत फैली हुई है। महंगाई है तो वो काबू में नहीं आ रही। आप माशाल्लाह एक बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप को चला रहे हैं, तो अपना ये जो तजर्बा है मैनेजमेंट का, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें कुछ इसका हल तो बता दें कि ये हमारे मुल्क में जो इस वक्त हालात हैं, आप क्या समझते हैं कि कैसे ये ठीक हो सकते हैं? ठीक है, आप वो कहते हैं ना जिनको कूजे में बंद करने वाला सवाल है जी तो ये बड़ा, इस पे तो शायद 4 घंटे भी बोला जा सकता है। जी तो इशू ये है जी कि मैं कहूँगा कि वेयर देयर इज़ अ विल जी, देयर इज़ अ सलूशन। वाह, वेरी गुड। ठीक है, मैं आपको एक बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात सुना देता हूँ। जी मोहम्मद अली किला बहुत बड़ा एक बॉक्सर था। जी तो जब वो रिटायर हो गया तो एक इंटरव्यू में उससे, जैसे आप मुझसे सवालात कर रहे हैं, जी जी इस तरह किसी ने सवाल किया कि मोहम्मद अली साहब, स्किल इम्पॉर्टेंट है कि विल इम्पॉर्टेंट है? तो मोहम्मद अली साहब ने कहा जी विल इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जो मेज़बान था उसने कहा कि जी सारी दुनिया स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है, तो वो स्किल को छोड़ के आप कह रहे हो विल इम्पॉर्टेंट है। तो मोहम्मद अली ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, मोहम्मद अली किले ने, कि जी देखें मैं फ़ाइटिंग कर रहा हूँ रिंग के अंदर, मेरे अपोनेंट ने मुझे पंच किया और मैं नीचे गिर गया, मेरी स्किल ने तो मुझे गिरा दिया, अब जो चीज़ मुझे उठाएगी वो उठाएगी विल। ज़बरदस्त। उठ मोहम्मद अली,
इसको मार दे, इसको नॉकआउट कर दे। अब विल जब मेरे अंदर होगी ना, कमिटमेंट होगी और विल होगी, वो मुझे खड़ा करेगी और मैं अपने अपोनेंट को गिरा दूंगा। तो विल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पाकिस्तान के बारे में ये बिल्कुल फिट चीज़ है कि इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ सोल्यूशन। अब मैं आता हूँ आपके उस तरफ। देखिए जी, मेरे नज़दीक पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नज़र आ रहा होता है कि ये इस मुल्क को दीमक की तरह चाट रही हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को कई सदियां गुजरने के बावजूद हम उन पे कोई एक्शन नहीं लेते। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़, उनके नुकसानात देखें, PIA, स्टील मिल, पाकिस्तान रेलवे, हमने क्यों नहीं पिछले 25 सालों में रिफॉर्म्स किए और उनको क्यों नहीं ठीक किया? वो अगर हमारा 1200-1500 अरब रुपया साल का खा रही हैं तो हम सोए में। कहाँ है हमारी गवर्नमेंट? क्यों नहीं ऐसे मैयर लेती कि जो आपको पता है कि आपके ये ड्रेन है, एक सुराख है इकॉनमी के अंदर जिसमें से आपका सरमाया ड्रेन हो रहा है, पहले वो सुराख तो बंद करो यार। नई बातें तो बाद में करोगे, ठीक है। देखें आपके घर में चोरी हो रही हो, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? पैसे डालते जाएंगे कि चोरी होती जाए और अपनी इनपुट बढ़ाते जाएंगे और चोरी बढ़ाते जाएंगे? नहीं, आप सबसे पहले अपने घर के अंदर वो जो लीकेज है, जो वेस्टेज हो रही है, जो पैसा ज़ाया हो रहा है, उसको रोकेंगे। ऐसा ही उसके बाद ही आपके पास पैसा इकट्ठा होगा ना जी। ठीक है। आप दुनिया के अमीर तरीन लोग देख लें, वॉरेन बुफेट देख लें, बिल गेट्स देख लें, यार कितनी सादी ज़िंदगी गुजारते हैं वो लोग। कोई 50 बिलियन डॉलर का मालिक है, कोई 70 बिलियन डॉलर का मालिक है। हमारा कर्जा 115 बिलियन डॉलर का है। इतने तो अमीर लोग दुनिया में, अकेला अकेला बंदा इतना अमीर है जितना आपके पे कर्जा चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उन लोगों की लाइफस्टाइल तो देखें। हम लोगों से सस्ते कपड़े पहनते हैं वो लोग, हम लोगों से सस्ती घड़ियां पहनते हैं, ठीक है। तो आपको एज अ नेशन ये सोचना है कि यार बस अखीर हो गई है, अब दिस इज एंड नाउ। अगर हम आज भी अपनी पॉलिसीज़ की, अपनी डायरेक्शन को ठीक नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे सीधा होगा? नहीं हो सकेगा। तो एक तो ये चीज़ है, पॉइंट जो मैंने आपको बताया। दूसरी पॉइंट सर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त वो ये है, दुनिया के दो प्रिंसिपल होते हैं। एक प्रिंसिपल होता है टैक्स लगा दो और इकॉनमी को बढ़ा दो, और एक होता है कि आप लोगों को कम टैक्स पे रखें, इकॉनमी को एक्सपेंड करें और टैक्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने हमेशा ये कोशिश की कि जी टैक्स बढ़ा दो। अब आप पाकिस्तान में 45% टैक्स हो गया, ये इट इज़ द हाईएस्ट टैक्स इन द वर्ल्ड। हमारे साथ हम साए बैठे हुए हैं, बांग्लादेश, इंडिया 25% मैक्सिमम टैक्स स्लैब है, हमारी गवर्नमेंट ले रही है 45%। क्या होगा? ठीक है। आपने कहा जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? ओ भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, जो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जाने से रोको। गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि पाकिस्तान के लोकल इन्वेस्टर पे ट्रस्ट करें। जिस बंदे का मरना जीना पाकिस्तान में है उसको एक्नॉलेज करें कि वो बंदे ने पाकिस्तान में सेक्रीफाई किया है। अगर मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ तो मुझे नहीं आता जाके अमेरिका में पैसा लगाना, मुझे नहीं आता दुबई में जाके पैसा इन्वेस्ट करना। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पैसा इन्वेस्ट नहीं किया मुहब्बल वतनी की वजह से, इस मुल्क के साथ अपने एक उन्स की वजह से, तो अपनी लोकल सरमायाकारों पे ट्रस्ट करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनको ऐसी पॉलिसीज़ दें। और जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो इन सनतकारों को बुलाएं और उनसे पूछें कि भाई आपको क्या चाहिए, बताएं, आप कैसे तरक्की कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस डबल कैसे कर सकते हैं, आप अपना टैक्स स्लैब डबल कैसे कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स की भी डिमांड करें जी, ठीक है। मोदी की मिसाल आपके सामने है इंडिया की। इंडिया आज से 10 साल पहले क्या था? मोदी ने क्या किया कि जो इंडिया के जितने जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको बुलाया, उनका एक थिंक टैंक बनाया। उसने कहा भाई ये जो काम है ना, मैं इंडिया को जो है डेवलप करना चाहता हूँ, दुनिया की एक पावर बनाना चाहता हूँ। उसने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का थिंक टैंक बनाया, जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने उनको प्रपोजल दी उसने उस पर अमल किया। आज इंडिया पिछले 10 सालों में वहाँ पहुँच गया कि पाकिस्तान का और उसका कोई मैच ही नहीं रहा। ऐसा ही है। आप इकनॉमिक
फैक्टर को कंपेयर करें तो कोई नहीं है, तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, टैक्स स्लैब को कम रखना पड़ेगा, लोगों को फ्रेंडली इन्वायरमेंट देनी पड़ेगी और लोगों को इत्मीनान देना पड़ेगा कि भाई आप काम करें, आपके साथ हम हर लिहाज से आसानी पैदा करेंगे, हमने पाकिस्तान को डेवलप करना है। और जितने आपके ये महकमे हैं जिनके अंदर ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं जिससे हैरेसमेंट क्रिएट होती है, हैरेसमेंट से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैरेसमेंट के साथ कारोबार कभी, हैरेसमेंट लगा के कारोबार कभी तरक्की नहीं कर सकता, ठीक है। और सेकंड चीज़ एक और है कि देखें, आपके पास दो तरीके होते हैं गवर्नमेंट चलाने के। डॉलर में पेमेंट करने के लिए आपको आईएमएफ से पैसा लेना पड़ता है और लोकल खर्चा करने के लिए आपको लोकल बैंकों से कर्जा लेना पड़ता है। अब इस बजट की मैं आपको और मिसाल एक दे देता हूँ कि जिसको आपको, मतलब आप मुझसे ज़्यादा बड़े दानिश्वर हैं और समझते हैं चीज़ों को। मुझे ये बताएं कि इतने टैक्स लगा दिए हैं, गवर्नमेंट ने अपने खर्चे कम किए हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा देखते हैं तो 40% इंक्रीज़, अगर हम प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा देते हैं तो वो भी 30-40% इंक्रीज़। तनख्वाहें बढ़ गई, फैसिलिटीज़ बढ़ गई, गाड़ियाँ नहीं आ गई, आपके ब्यूरोक्रेसी को सब ब्रांड न्यू गाड़ियाँ दे दी। अब उनके सुना है घर बन रहे हैं, कोई 200 घर बन रहा है फेज़ 9 में DHA लाहौर में, जो कि आप 21-20 ग्रेड से ऊपर अफसरों को। भाई ख़जाने में पैसा नहीं है, आप कर्ज़े ले लेके मुल्क को चला रहे हैं, तो इस किस्म की इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल। इस वक्त आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जिसमें ऐसा हमें वज़ीर ख़जाना चाहिए जो 1 रुपया भी लगाए तो वो सोचे कि इस 1 रुपये के अगेंस्ट मुझे रिटर्न क्या आएगा। इस वक्त पाकिस्तान जिस हालात से गुज़र रहा है, हमें ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए जो सब्सिडाइज हों, जिस पे गवर्नमेंट को पैसा सारी ज़िंदगी पैसा देना पड़े। गवर्नमेंट को उस जगह पैसे लगाने चाहिए जहाँ से गवर्नमेंट को इनकम जनरेट हो, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप अपनी इकॉनमी को वाइब्रेंट कर लेंगे, अपनी इकॉनमी को फास्ट कर लेंगे। लास्ट में इसमें थोड़ी सी और एक रोशनी डालना चाहूँगा कि पाकिस्तान का GDP 2 से 3% पे चल रहा है। जिस मुल्क की इन्फ्लेशन 38% तक टच कर रही हो, वहाँ पे 2-2.5-3% ग्रोथ, क्या ग्रोथ है? आपको पता ही है पिछले साल आपकी इन्फ्लेशन 38% तक गई है। अब खैर कम होके बता रहे हैं कि 11-12% तक आपकी इन्फ्लेशन आ चुकी है, अब कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं। तो बस यही है कि जी इसके लिए आपके पास कोई हल नहीं है। जिस तरह एक घर के अंदर जब तक कमाऊ पुत्र ना हो वो घर नहीं संभल सकता, आपने इस मुल्क के अंदर कमाऊ पुत्र पैदा करने हैं जो पैसा कमाएं, इस मुल्क में लगाएं, रोज़गार मुहैया करें और मुल्क आगे बढ़े। और टैक्स ऑटोमेटिकली आता है, टैक्स आता है। आज देखें 9,200 अरब रुपया टैक्स आया पिछले साल, 9,200 अरब रुपया। इस साल गवर्नमेंट ने 40% बढ़ा दिया। इकॉनमी तरक्की कर रही है 3% से और आप टैक्स बढ़ा रहे हैं 40%। जी। और अच्छा। उसमें एक ये भी अलमिया है आका कि ये जो टैक्स गुजार हैं पहले से, उन पे ही बर्डन डालते जा रहे हैं, नए लोगों को टैक्स में लाए। मैं भाई यही बात करने लगा था कि इन्होंने चाहिए ये था कि टैक्स बेस को ब्रॉड करें और उससे टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करें। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने सैलरीड क्लास को पकड़ा है, सैलरीड क्लास पे टैक्स बढ़ा दिया है, ठीक है, और बिजनेसमैन जो कंपनियों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है। तो जो वो कहते हैं ना जो इजी टारगेट था इनके लिए, उसको इन्होंने पकड़ के टैक्सेशन में डाल दिया है और टैक्स बेस ब्रॉड करने की तरफ आए नहीं। हाँ, तो कुछ इस गवर्नमेंट के कुछ एफर्ट्स हैं, शहबाज शरीफ साहब की कुछ एफर्ट हैं कि शहबाज शरीफ साहब बहुत चीज़ों को अब सीरियसली ट्रीट कर रहे हैं। जैसे इन्होंने ताजर दोस्त स्कीम लॉन्च की, जिसके अंदर ताजरों को इन्होंने टैक्स नेट में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी जो टैक्स पेयर थे उन पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बर्डन डाल दिया था। जी। तो एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी इक़दामात करने की ज़रूरत होगी। मुल्क में टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, मुल्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, मुल्क में प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन की लेबॉर्ट्री कोई नहीं है। लेकिन जिस तरह हम लोग अपना जाके मेडिकल टेस्ट कराते हैं, जी, शौकत खानम से करा लेते हैं या उधर से करा लेते हैं चुगताई लैब से, हाँ, इसी तरीक़ा से इंडस्ट्री प्रोडक्ट की भी लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं। जी।
जहाँ उसका टेस्ट होते हैं और उसकी वो रिपोर्टें बनती हैं, उसके बाद उसकी सर्टिफिकेशन होती है। दुनिया का कोई मुल्क जो है, जो डेवलप कंट्री होता है, वो बगैर सर्टिफाइड के कोई प्रोडक्ट लेने को तैयार नहीं है। आप आसियान में चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, आप नॉर्थ अमेरिका में चले जाएं, आप साउथ अमेरिका में चले जाएं, आपको कोई प्रोडक्ट विदाउट सर्टिफिकेशन कोई मुल्क एक्सेप्ट ही नहीं करता। ऐसा ही है जी। और हमारे मुल्क में वो टेस्ट करने की लेबॉर्ट्रीज ही नहीं है। तो कैसे आपको वो बुनियादी जो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए, वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे आखिर में जो मैं बात करूँगा, मैं जो पर्सनली ये समझता हूँ कि बाहर जाके जो पिछले 5-7 साल में पाकिस्तान के जो बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान की कम्युनिटी के या पाकिस्तान नेशनल पाकिस्तानियों की जो परसेप्शन बनी है, वो बहुत नुकसानदेह है, ठीक है। सऊदी अरेबिया, दुबई में अगर कोई बंदे पकड़े जाते हैं जो भीख मांगने वाले हैं, तो बैगर जो मांगे, उसमें से 90% बंदे जो हैं वो आपको पाकिस्तान के मिलते हैं। ऐसा ही है। पाकिस्तानियों ने दुबई में जाके दफ्तर बनाए हैं और वहाँ पे उन्होंने ऐसे हरकतें की हैं कि अब उन्होंने वीज़े लगानी बंद कर दी हैं और पाकिस्तान कोई बंदा जो है वो नहीं। तो मेरे ख्याल में हमें ख़ास तौर पे एयरपोर्ट्स पे के अंदर भी हमें थोड़ा जो बाहर लोग जाते हैं उनकी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि उनको जाने से पहले समझाया जाए कि भाई आप जब बाहर जाते हैं ना, तो यू आर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। आपका अखलाक, आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि दुनिया कहे कि यार पाकिस्तानी तो बहुत अच्छे इंसान हैं जी। तो ये भी हमें चाहिए कि हम अपनी कौम को अपलिफ्ट करें, आप अपने कौम की जो थोड़ी सी मॉरल ट्रेनिंग्स करें, उनके अंदर अखलाकियात को पैदा करें कि भाई दुनिया में कौमें, कौन सी कौमें ऐसी हैं जो दुनिया में इज़्ज़त हासिल करती हैं। जी। आज जापान ने इज़्ज़त हासिल की है जी। तो आप देख लें जाके, वहाँ जाके आप $100 फेंक दें ज़मीन पे, 5 घंटे खड़े रहें, कोई उठाएगा नहीं। वाह। तो ये दुनिया है। हालांकि ये तालीमात हमारे मज़हब की थी। जैपनीज़ की तो एक और बड़ी अजीब आदत है, बल्कि मज़ेदार आदत है कि वो टिश्यू पेपर को फेंगे ना सड़क में, तो वो उठा के उसको बास्केट में फेंक देगा। वो ये इंतज़ार नहीं करेगा कि स्वीपर आए और वो टिश्यू पेपर उठा के फेंके। तो ये कौमें हैं, कौमों के अंदर डिसिप्लिन होता है कौमों को। तो हमें अपनी कौम को भी अपने सिलेबस को, अपनी बच्चों की एजुकेशन को इस तरह तरतीब देना पड़ेगा कि 5वीं क्लास तक बच्चों को मैनर्स सिखाए जाएँ, कैसे बात करनी है, कैसे खाना खाना है, कैसे आपने अपना मौक़िफ़ बयान करना है। तो आपके मैनर्स चाहिए, आपको कौम के अंदर मैनर्स पैदा करने हैं। आप जीटी रोड पे चले जाएं, रोड पे चले जाएं, आप देखें कैसी शानदार ट्रैफिक है पाकिस्तान की, ठीक है। तो ये मैनर्स चाहिए। मैनर्स आते हैं स्कूल से, मदरसे से, मस्जिद से। आपके जितने मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, स्कूल हैं, 5वीं क्लास तक लोगों को बच्चों को मैनर्स सिखाएँ, उनको बताएं कि भाई जापान के स्कूलों के सफाई उनके बच्चे करते हैं, और बाथरूमों की सफाई उनके बच्चे करते हैं, और स्कूल की सफाई बच्चे करते हैं। वाह। उनका पीरियड होता है जिसमें वो सब बच्चों ने अपनी क्लास की डस्टिंग करनी है और सफाई करनी है। वो क्यों करते हैं ऐसा? उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। जब गाड़ी आप खुद धोते हो, मैं एक और मिसाल देता हूँ, अगर आपके पास ड्राइवर नहीं है, आप गाड़ी रोज़ खुद धोते हैं, तो आप गाड़ी को एहतियात से नहीं चलाएंगे। बिल्कुल जी। जहाँ ज़रा चीकड़ है, पानी खड़ा है, आप कहेंगे यार इथों नहीं लेके जानी गड्डी, फिर तो नहीं पै जाएगी। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं कि आपको वो करना पड़ता है चीज़ों। अच्छा जनाब अज़हर साहब, आपकी बातें माशाल्लाह बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी। हमने तो बहुत कुछ सीखा आपसे। शुक्रिया। जो पाकिस्तान की जो हमारी मुआशी ज़बूं हाली है, उसकी बेहतरी के लिए आपने ज़बरदस्त सजेशंस दी। काश हमारे हुक्मरान जो हैं वो भी कान धरें आपकी बातों पे। अब आते हैं थोड़ा सा ना जी गुजरांवाला ईवान सनत और तजारत की सियासत की जानिब भी। आप अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े ग्रुप के, जो कि 15 साल से गुजरांवाला ईवान सनत और तजारत जो है वो उनके ज़ेर इक़्तिदार है, और वो शहर में गुजरांवाला की सनतों के लिए, गुजरांवाला की तजारत के लिए उनकी काफ़ी खिदमात भी हैं। थोड़ा सा इजमाली सा हमें बताएं कि आपका ये जो ग्रुप है, इसने 15 सालों में क्या किया है गुजरांवाला के सनतकारों के लिए, गुजरांवाला के ताजरों के लिए, गुजरांवाला के आम शहरियों के लिए। क्योंकि आपका जो ओपोनेंट ग्रुप है उनका ये कहना है कि जी इन्होंने क्या किया है शहर के लिए। नहीं जी, पहली तो बात मैं ये बताना चाहूँगा कि 2018 से लेके 2021 तक जो हमारा अपोनेंट ग्रुप है जी, वो इस अलायंस में शामिल था। अच्छा, ठीक है। 2021 में वो अलायंस टूटा जी, ठीक है। तो 2021 के बाद उन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया,
और वो अपोजिशन में चले गए। ऐसा ही है। ठीक है। और ये जो ग्रुप था, नया ग्रुप फॉर्म हुआ, उस ग्रुप का नाम अब वन यूनिटी ग्रुप जो है, हम जिस प्लेटफॉर्म से मैं कैंडिडेट हूँ जी। सदारत का, वो बना। तो बेसिकली देखें, अगर हम 2018 के बाद देखें तो पाकिस्तान का मुआशी बहरान स्टार्ट हो चुका था। जी। और ये जो माशी बहरान था, ये जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई, नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आई, तो उस वक़्त भी आप कोई बड़ी अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ में नहीं थे चल रहे। ऐसा ही था जी। और उसके बाद कोविड आ गया 2020 में। कोविड के बाद भी गवर्नमेंट के हालात नहीं अच्छे रहे, और वो आप जो हमारी PKR का जो हाल हुआ उसके बाद कि हम 100 रुपये से उठ के 330 तक गए। अब तो फिर कुछ स्टेबिलिटी आई है कि वो 278 280 पे रुका हुआ है। तो ये सारे मुल्की हालात के पस मंज़र में जो गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने काम किया पिछले 3 4 5 सालों में, उसके अंदर मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हुई। तो उसके अंदर एक तो ये हुआ जी कि जो मोटरवे लिंक था उस पर हमने काम किया। मोटरवे लिंक के बारे में आपको पता ही होगा कि ये पिछले 5-7 साल से प्रपोज़ल हमारी डिस्कस हो रही थी गवर्नमेंट के साथ, लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ नहीं थी आ रही, फ़ंड शॉर्ट होने की वजह से। फिर हमने गवर्नमेंट को ऑफ़र की कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से हम रोड बना लेते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी, आप प्रोजेक्ट लाएँ। तो 2 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया, जो कि चैम्बर के इसी ग्रुप के कायदीन ने इकट्ठा किया, और करने के बाद इसकी फिजिबिलिटी बनाई। इसकी जो फिजिबिलिटी थी वो 2 करोड़ रुपये में बनी। अच्छा जी। जी, फिजिबिलिटी बनाई। उसके बाद गवर्नमेंट को हमने कहा कि ले जी, ये फिजिबिलिटी है, तो इस पे ये आप इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। गवर्नमेंट ने फिर कहा जी हमारे पास फ़ंड नहीं है। फिर 2-3 साल इससे ही गुजर गए। फिर बीच में मोहसिन नकवी साहब आए, तो मोहसिन नकवी साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने फिर मेहरबानी की, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। तो इस प्रोजेक्ट के पीछे 101% गुजरांवाला चैम्बर की लॉबिंग, गुजरांवाला चैम्बर ने परस्यू किया, और 2 करोड़ रुपया हमारे लीडरान ने अपनी जेब से लगाया इसकी फिजिबिलिटी बनाने के लिए। अच्छा। एक बात। लेकिन वो जो दूसरा आपका ग्रुप है अपोनेंट, वो तो कहते हैं कि 10 करोड़ रुपया मोटरवे लिंक के नाम पे इस ग्रुप ने, वन यूनिटी ग्रुप ने इकट्ठा किया, जो अभी तक मोटरवे तो बन गई, वो बना दिया, लिंक तो उसने दे दिया मोहसिन नकवी साहब नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 10 करोड़ वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं जी। मैं बता रहा हूँ, 2 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, जी। और तकरीबन ये पैसे जो हैं, तकरीबन इस जितने पैसे उसकी फिजिबिलिटी पे ही लग गए। ठीक है, क्योंकि ये 20 किलोमीटर का स्पैन था। जब सड़क बनती है तो उसकी सारी वो मेजरमेंट की जाती है, उसकी हाइट्स देखी जाती हैं, कहाँ कितनी मिट्टी पड़ेगी, लेवल क्या आएंगे, सैलाब के पानी से कैसे बचाना है, तो उसके लिए बाकायदा एक फिजिबिलिटी होती है। तो वो ये गलत प्रोपेगेंडा है, ये सही प्रोपेगेंडा नहीं है। ये हवा में बात कर रहे हैं, इसका कोई वजूद नहीं है। एक तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। दूसरी जो अचीवमेंट हम कह सकते हैं कि हमने गुजरांवाला बिज़नेस सेंटर जो है उसको रीवैम्प किया। रीवैम्प इन सेंस किया कि वहाँ पे एक नई टीम लेके आए, वहाँ पे परमानेंट स्टॉल लगे, वहाँ पे काफ़ी कम्युनिकेशंस हुई हैं एम्बेसीज़ के साथ और बाकी मामलात के अंदर, और उसके अंदर हमने काफ़ी उसमें चेंजेस आई हैं। अब काफ़ी लोग आ रहे हैं, देखते हैं, हम गुजरांवाला की मसनूआत देखते हैं, उसे एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है। उसके बाद इसमें जो एक बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर का मोहसिन नकवी साहब ने इनिशिएटिव लिया जी, तो उसके अंदर जो लाहौर के बाद जो पहला बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर बना वो गुजरांवाला में बना, कमिश्नर ऑफिस में जी। अब वो भी ऐसा एक प्रोजेक्ट था कि जिसकी अशद ज़रूरत थी, क्योंकि जब किसी ने इंडस्ट्री लगानी होती है तो कोई काम करना होता है तो उसको 4 5 6 जगहों पे जाके उसको वो NOC लेने पड़ते हैं। 17 के करीब NOC है जो अब अंडर वन रूफ चल रहे हैं जी। और इंडस्ट्री के लिए आसानी पैदा की। तीसरा ये किया जो काम हुआ जी कि वो खिदमत सेंटर जो है, खिदमत मरकज़, तो खिदमत मरकज़ का ये हुआ कि वो एक ऐसा जगह बनी है जिसमें चैम्बर ने बहुत सपोर्ट किया है कि जहाँ से जो ना सिर्फ के बिज़नेस कम्युनिटी बल्कि जो बाकी गुजरांवाला के जो आवाम है वहाँ से जाके बड़े VIP माहौल के अंदर AC लगे हुए हैं, अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट है, वो अपने जो मसाइल हैं, जो उनके
पुलिस से कुछ करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हैं और चीज़ें, वो 36 किस्म के काम जो पुलिस से रिलेटेड हैं वहाँ जाके वो कर सकते हैं। जी। इसके अलावा इस दौर के दौरान हमने एक प्रपोज़ल बना के दी इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कि हमने गुजरांवाला में एक R&D सेल बनाना है, R&D, जिसके अंदर हमारा इरादा है कि हम एक ऐसा R&D सेल बनाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर जो गुजरांवाला की जितनी भी इंडस्ट्री है उसके जो भी मसाइल हों, टेक्निकल हों, इंटरनेशनल मार्केट की इंफॉर्मेशन हो, वो हम उनको प्रोवाइड करें। तो वो हमारी अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। जी। अब प्रपोज़ल जो है वो इस वक्त बोर्ड के पास पड़ी हुई है। नेक्स्ट जो बोर्ड की मीटिंग होएगी उसमें वो हो जाए तो उससे बहुत बड़ा वो एक अचीवमेंट होगी, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी हम एक मूव करेंगे, एक ड्राइव करेंगे, जिससे सनतकारों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। जी। इसके अलावा जी के चैम्बर के अंदर जो आपका रूटीन वर्किंग होती है, जिसके अंदर ख़ास तौर पे जो पंजाब गवर्नमेंट लेवल पे और जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे होता है, कई काम हमने कई काम ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर उसके सिंबॉलिक चीज़ें नहीं डेवलप होती, जी। लेकिन वो आसानियाँ बड़ी पैदा हो रही होती हैं लोगों के लिए। ठीक है, आपको मसलन NHA ने नोटिस सर्व करने शुरू कर दिए इंडस्ट्री को कि जो GT रोड पे फैक्ट्रीज़ हैं, उन्होंने GT रोड से जो रास्ता लिया हुआ है उसके नोटिस आने शुरू हो गए। जी। उस पर बड़ा सक्सेसफुली चैम्बर ने NHA अथॉरिटी के साथ नेगोशिएट किया और वो सारे नोटिस वापस कराए। ये बहुत लोग परेशान थे कि भाई ये एक तो हम फैक्ट्रियाँ लगा के बैठे हुए हैं और ऊपर से ये हमें जो है ये कर रहे हैं। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से जो टेफ्टा में और ये जो है आपका टेफ्टा का जो बोर्ड था उसके अंदर बड़ी नवाज़ बाजवा साहब हमारे तरफ से उसके चेयरमैन बने जी। और उसके अंदर हमने कई नए जो ख़वातीन की एम्पावरमेंट थी उस पर कई नए हमने वहाँ पे काम शुरू कराए, जिसके अंदर डिफरेंट जो थे इसके ब्यूटिशन के कोर्सेज़, हेयर कटिंग के कोर्सेज़ इस तरह के हमने कराए कि ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो। तो उसमें वो भी हमारे ग्रुप ने एक टेफ्टा के अंदर स्किल लेवल की के लिए पूरा सिलेबस रीडिज़ाइन किया कि सिलेबस इस तरह बनाया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन और बंदे काम सीखें और जाके अपनी सेल्फ रोज़गार जनरेट कर सकें। जी। क्योंकि इस मुल्क का ये भी बहुत बड़ा मसला है कि लोगों को अपना रोज़गार ख़ुद जनरेट करने की एबिलिटी आनी चाहिए उनके अंदर। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है जी, तो एबिलिटी होगी तो बंदा खुद जो है कोई प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकेगा। जी हाँ, एग्जैक्टली। तो अब इसके अलावा जो है वो अभी मैंने जो बज़ाहिर अभी जो हमारी रीजन गई है, जो रिसेंटली जो हमारे सदर बैठे हुए हैं जिन्होंने अब आउटगोइंग प्रेसिडेंट के तौर पे जाना है और इंशाल्लाह मैं इनकमिंग प्रेसिडेंट आऊँगा, इन्होंने भी जो काफ़ी ऐसे काम किए चैम्बर के अंदर जिसके अंदर मेंबरशिप की जो जब भी कोई मेंबर आया है किसी मसले के लिए आया है, ये उसी वक्त उठें उसके साथ चले गए। ऐसा ही है। वापडा का क्राइसिस बहुत हो रहा है, बिलिंग के इशू आते रहे हैं। चैम्बर ने बेशुमार सनती यूनिटों के अगर कोई कंप्लेंट थी तो उसको एड्रेस किया, अगर किसी को ओवर बिलिंग चार्ज हुई है, कुछ हुआ है, उसमें चैम्बर ने बहुत हेल्पफुल साबित हुआ है जी। इसके अलावा लिहाजा जो भी बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल थे, जो भी चैम्बर में आया, जो भी चैम्बर में अपनी शिकायत लेके आया, चैम्बर ने हर उस मेंबर का जो चैम्बर में अपनी शिकायत लेके आया है और अपनी प्रॉब्लम लेके आया उसको रिज़ॉल्व किया गया। तो चैम्बर एक ऐसा अदारा है कि इसमें लोगों ने चैम्बर से ख़ुद फ़ायदा भी उठाना है। अगर कोई बंदा कारोबार करता है, उसको मुश्किल है तो वो आएगा चैम्बर में, अपनी कंप्लेंट बताएगा तो चैम्बर हेल्प आउट करेगा ना, कहीं उसके मुताबिक तो नहीं हो सकता। फिर इस बजट के अंदर जो कई चीज़ें ऐसी आईं जो कारोबारी बरादरी के लिए बहुत नुकसानदेह थी, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन दी गुजरांवाला चैम्बर ने। कुछ चीज़ें हमने वापस करवाई हैं गुजरांवाला चैम्बर से। उसमें जो फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके साथ बड़ा हमारा क्लोज़ लाइजॉन था जी। तो उस लाइजॉन को हमने यूज़ किया प्रॉपर्ली और फेडरेशन को ऑन बोर्ड किया, गुजरांवाला चैम्बर ऑन बोर्ड हुआ, हमने लाहौर चैम्बर को ऑन बोर्ड किया। तो हमने एक और काम किया इस दौर में कि हमने तमाम चैम्बर्स की आपस में जो थी ना कनेक्शंस, कनेक्टिविटी, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया ताकि एक आवाज़ के तौर पे जाके सारे चैम्बर्स गवर्नमेंट के साथ बात करें। अब जैसे अभी IPPs का मसला है जी, अब IPPs के ऊपर भी सारे चैम्बर इकट्ठे हैं और हर चैम्बर की एक ही आवाज़ है कि इन मुआहदों को मनसूख करें या इनको रिवाइज़ करें।
क्योंकि पाकिस्तान की बका इस बात से भी मुंसलिक है अब कि आईपीपीज़ के साथ बैठ के उनके कॉन्ट्रैक्ट को निगोशिएट करें। ठीक है, अब ये सारे चैम्बर्स जो हैं सब की यकज़बान हो के सब ने यह मुतालबा किया है गवर्नमेंट को। अब देखें गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि जो अबाब इख्तियार हैं उनके पास तो पावर है, फैसला तो उन्होंने करना है। हम तो जाके अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब ये काम ऐसे कर लें, ये नुकसानदेह है, इससे मुल्क तबाह हो जाएगा। और यकीन करें कि मैं आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान में बिजली का रेट है 55 से 60 रुपये इंडस्ट्री के लिए। ऐसा ही है। ठीक है जी। इंडिया में और बांग्लादेश में पाकिस्तानी रुपए में 20 रुपये है। पाकिस्तानी रुपए में कैलकुलेट करो तो वहाँ पे 20 रुपये रेट है हमारा। हालांकि हमारी करेंसी का रेट बिल्कुल कुछ भी नहीं उनके मुकाबले। मैं अपनी करेंसी में अगर चाइना मतलब इंडिया जो है उसकी करेंसी वहाँ पे 8 रुपये यूनिट है, जब हम अपनी करेंसी का डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 20 रुपये। तो इस रेट के ऊपर इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकेगी, ना लोकली सर्वाइव कर सकेगी, ना हुजूर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर जब ये आप सारा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे अपनी बिजली की कीमत, गैस की कीमत, तो फिर आप कैसे आलमी मंडियों में जाके जी एग्जैक्टली करेंगे और वो आपकी फिर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकेंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल। अच्छा, आखिर में ये प्लीज़ हमें बताएं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे सदर गुजरांवाला ईवान सनत व तजारत के मुंतखब हो जाते हैं तो आपके जहन में कुछ गोल्स हैं, कुछ आपके कुछ अहदाफ अगर आपने कुछ सोच रखे हों कि इंशाअल्लाह अगर मुझे अल्लाह पाक ने मौका दिया और मेरे दोस्तों ने मुझे वोट किया तो मैं इंशाअल्लाह जब बरसर इक़्तिदार आता हूँ तो मैं गुजरांवाला की मुकामी सनत के लिए ये कुछ करूँगा, कुछ आपके अज़ाइम हों? जी मैं एक्चुअली देखें, मैंने ज़िंदगी में जो भी ओहदा एक्सेप्ट किया है जी, मैं एक विज़न के साथ हर काम करता हूँ, मैं विज़न के बगैर कोई काम नहीं करता जी। और मैं इसी विज़न से मैंने रज़ामंदी ज़ाहिर की अपने ग्रुप को कि मैं कुछ काम ऐसे हैं जो मैं ऐसे करना चाहता हूँ जो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये मौका दे तो गुजरांवाला की चैम्बर में वो बड़े एक संग मील की हैसियत होंगे इंशाअल्लाह। और उसके अंदर जो मेरा टारगेट्स होंगे उनमें एक तो मैंने ये सोचा हुआ, एक तो मेरे जहन में ये है कि बुनियादी चीज़ चैम्बर में ये है कि मेंबरशिप, जितने भी मेंबर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट जी, और उनके जो मसाइल हैं, जो भी मसाइल हैं उनके, जिस किस्म के भी मसाइल हैं, उस पे फौरी तौर पे इमीडिएटली उस पे चैम्बर उनको हेल्प आउट करे और उनके मसाइल को हल करे। एक तो ये बड़ा बुनियादी है और इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम होगा कि जिसके अंदर बंदे को दूसरा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा जी। एक ऐसा पोर्टल बनाएंगे इंशाल्लाह जिसके अंदर अगर बंदा आके अपने कोई प्रॉब्लम देता है तो वो पोर्टल इटसेल्फ उसकी मॉनिटरिंग करेगा और उसका काम जो है वो चैम्बर उसको हेल्प आउट करेगा कि उसका जो मुश्किल है वो आसान की जाए। वेरी गुड। दूसरा काम ये जो है वो ये है कि गुजरांवाला का जो बिज़नेस वॉल्यूम है, जो गुजरांवाला की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको बढ़ाना है। वाह। वो कैसे बढ़ाएंगे, वो बहुत आइडियाज़ हैं, वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो जब ओहदे पे बैठूंगा फिर मैं उसको एक स्ट्रेटजी दूंगा इंशाल्लाह कि गुजरांवाला के हर कारखानेदार के कारोबार को किस तरह बढ़ावा दिया जा सकता है, वो ज़्यादा पैसे भी कमाए। अगर आज वो 10 बंदों को मुलाजम रख रहा है तो वो 15 बंदों को मुलाजम रखे। वाह। तो ये एक सोच का हिस्सा है कि कारोबार बढ़ना है, गुजरांवाला को एक्सपेंड करना है, गुजरांवाला की तरक्की है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुझसे कोई पूछे, मेरा जो पर्सनल विज़न है, अभी मेरा एक प्रोफाइल बन रहा है मेरा, वो मैं अभी मार्केट में लॉन्च करूँगा अपना प्रोफाइल जी। तो उसमें मैंने जो विज़न रखा है वो रखा है शाइनिंग एंड ग्रोइंग गुजरांवाला। वेरी गुड। शाइनिंग एंड ग्रोइंग गुजरांवाला, इसका मतलब ये है कि रोशन और तरक्की करता हुआ गुजरांवाला। वेरी गुड। ठीक है, तो दिस इज़ माई विजन कि रोशन और तरक्की करता हुआ गुजरांवाला। तरक्की किस सेंस में, इक़्तिसादी तौर पे, अखलाकी तौर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंशाल्लाह भरपूर नुमाइंदगी करेंगे पंजाब गवर्नमेंट के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ। गुजरांवाला में जो अब कमी है, अभी तक हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के इश्यूज़ चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं हमारे यहाँ अभी तक। जो इश्यूज़ चल रहे हैं मेडिकल साइड पे बहुत बड़ा गैप है।
अभी ये आपको पता होगा जब सिविल अस्पताल का भी मसला हुआ रेनोवेशन का, हाँ जी। उसमें भी चैम्बर ने मोहसिन नकवी साहब को बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि गुजरांवाला के अंदर आप सिविल अस्पताल को जाके देखें, उसकी हालत देखें तो आप खुद कहेंगे यार ये यहाँ पे इलाज कैसे हो रहा है। तो जब मोहसिन नकवी साहब ने विज़िट किया तो उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली उसकी आपको सारी रेनोवेशन भी करवाई। तो एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। अच्छा, गुजरांवाला का एक और इशू है कि गुजरांवाला की तमाम इंडस्ट्री शहर में है, इसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर शहर को आपने पोल्यूशन फ्री करना है और आपने शहर की इन्वायरमेंट को अच्छा करना है, लोकल ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ही नहीं है। चांद गाड़ी के अलावा यहाँ पे है क्या? ठीक है, तो एक लोकल ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म स्ट्रॉन्ग चाहिए ताकि जब इंडस्ट्री बाहर निकले तो लोगों को कम्यूट करने के लिए एक अच्छी कन्वेंस अवेलेबल हो लेबर के लिए। इस पे काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए डिफरेंट आइडियाज़ डेवलप करने की ज़रूरत है कि हम गुजरांवाला में 38 के करीब मुख्तलिफ सनतें काम करती हैं, 38 डिफरेंट सनतें काम करनी। इंशाल्लाह एक एक सनत के ऊपर वर्किंग करके लोगों को गाइड किया जाएगा कि भाई आपके पास दुनिया में इस मुल्क के अंदर ये पोटेंशियल है, इस मुल्क के अंदर ये पोटेंशियल है, आप जाएँ इधर जाके ये काम कर सकते हैं, इधर जाके आप ये काम कर सकते हैं, और फिर उसके लिए उनको तैयार करना। देखें, एक्सपोर्ट ऐसी नहीं होती। हम एक्सपोर्ट मार्केट में अब एक बात बोलते हैं, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट जी। तो यू नीड टू बी अ फिटेस्ट। इफ़ यू आर नॉट फिट देन यू कैन नॉट गो टू द इंटरनेशनल मार्केट। ऐसा ही है। क्वालिटी में, पैकिंग में, प्रोडक्ट फिनिश में। सो वी विल अरेंज इंशाल्लाह ऐसे सेमिनार्स, ऐसी ट्रेनिंग सेशन कराएंगे कि लोगों की सोच, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करेंगे ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कामयाब हो सकें। जी। जैसे हम कहते हैं इल्म क्यों ज़रूरी है? जी। इल्म इसलिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छा इंसान बन जाएं। ज़बरदस्त। ठीक है, इल्म आजकल हमारे माशरे में तो इल्म किससे नौकरी मिलती है ना, लेकिन एक्चुअली तो इल्म से का मकसद ये है कि आप एक अच्छे इंसान बने, इंसान बन जाता है, मुहज़्ज़ब हो जाता आप है, माशरे के लिए फ़ायदेमंद हो जाए। ठीक है, मैं आपको एक और बात बताऊँ, दुनिया की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, वहाँ पे जब बच्चों को एडमिशन दिया जाता है ना जी। तो उससे एक सवाल करते हैं कि तुम ऑक्सफोर्ड से पढ़ के क्या करोगे, हार्वर्ड से पढ़ के क्या करोगे। जो बच्चा उसका सही जवाब देता है ना कि मैं ह्यूमैनिटी की खिदमत करूँगा, उसका एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दुनिया में हर चीज़ जो है ना वो ह्यूमैनिटी के गिर्द घूमती है, इंसानियत। और अगर हम अपने मज़हब को देखें ना, इस्लाम का, तो उसमें भी जो हकूक़ुल इबाद है उससे बड़ी नेकी कोई नहीं है। आप सिले रहमी करें, आप हकूक़ुल इबाद करें, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जिसने किसी मुसलमान के लिए आसानी पैदा की, उसके लिए अल्लाह ने उसके लिए आसानी पैदा कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सोच है कि इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से काम करूँगा। मेरा ख़ानदान का बैकग्राउंड ऐसा है कि जिसको भी अल्लाह ताला ने कोई इज़्ज़त दी, ओहदा दिया, उन्होंने प्रोफेशनली और इंटेग्रिटी के साथ और एक बड़ी कमिटमेंट के साथ अपने ओहदे के साथ इंसाफ किया। तो इंशाअल्लाह मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला अगर इस ओहदे पे मुझे फ़ाइज़ करते हैं इंशाअल्लाह, तो मैं इसके साथ पूरा इंसाफ करूँगा। तो आप बराह करम गुजरांवाला के जो हमारे ईवान सनत व तजारत के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, वोटर्स हैं आपके, उनको कुछ कहना चाहें, कोई पैगाम उनसे, कोई बात करनी चाहें? जी, मैं करना चाहूँगा जी कि मेरा रेपुटेशन आप लोगों के सामने है। ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं गुजरांवाला में, और मेरी जो सिलेक्शन हुई है वो टोटली मेरिट पे हुई है। 2000 में मैंने चैम्बर के अंदर कदम रखा, 2010 में मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, और आज 2024 में मुझे सदर के लिए मुंतखब या नॉमिनेट किया गया। 24 साल का अरसा एक पूरी ज़िंदगी पे मुहित होता है। तो बस ये ज़रूर गौर कीजिएगा मेरी सलाहियतों पे। अभी मेरा प्रोफाइल आएगा आपके पास, आप मेरी कारकर्दगी और जिन जिन ओहदों पे मैं फाइज रहा हूँ उसको ज़रूर देखिएगा। इस दफ़ा आपने वोट काबिलियत को देना है। इस वक्त वोट आपने उस बंदे को देना है जिस बंदे को आप समझें कि ये आपके मसाइल को हल करने की बेहतर पोजीशन में है, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है
कि वो आपकी बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकता है। तो ये मेरिट पे बहुत कम हमारे चैम्बर में हुआ है कि मेरिट पे कोई बंदा ऊपर आया हो। मेरे वालिद साहब जो हैं वो कोई चैम्बर के सदर नहीं थे, ना ही मेरे को समदी मेरे कुड़म जो कोई सदर हैं। मैं सरासर अखलाक भट्ट साहब ने मेरी जो परफॉर्मेंस थी, मेरे साथ वक्त गुजारा, उन्होंने मुझ पे इसलिए हाथ रखा कि यार ये बंदा डिलीवर कर सकता है। और उन्होंने मेरे लिए बहुत, अपने ग्रुप के अंदर भी कुछ दोस्तों की ख्वाहिश थी कि वो सदर पे ओहदे पे आना चाहते थे, तो उन्होंने अपने, बल्कि वो रिश्तेदार भी थे अखलाक भट्ट साहब के, तो उन्होंने उनकी भी डिमांड को मुस्तरद किया और जिसकी वजह से वो आज दूसरे ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने मेरे साथ जो मेरे सर्विसेज थी 24 साल की, उसको बिल्कुल उन्होंने प्रोटेक्ट किया और उन्होंने कहा जी मैंने अज़र्स को लेके आना है क्योंकि ये बेहतरीन डिलीवर कर सकता है। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप ज़रूर मुझसे बारे में आगाही हासिल करें, और अगर मैं आपको दिलों में बसूं तो ज़रूर वन यूनिटी को वोट दें, वन यूनिटी को कामयाब करें। बाकी मेरा आपसे ये वादा है इंशाल्लाह कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे और बेहतरीन आपके मसाइल का हल की तरफ गामज़न रहेंगे। प्यारे नाजरीन, हमने गुजरांवाला ईवान सनत व तजारत में वन यूनिटी ग्रुप के नामजद करदा उम्मीदवार बराए सदारत जनाब अज़हर असलम से आपकी मुलाकात करवाई। नाजरीन, इस पॉडकास्ट में हमने ये कोशिश की कि इस अंदाज से आपको उनसे मिलवाया जाए कि उनकी शख्सियत का एक ऐसा खाका, एक ऐसा पोर्ट्रेट आपके अजहान में आ जाए जिससे आप उनके अज़ाइम के बारे में, उनकी सर्विसेज के बारे में, गुजरांवाला की सनतों के लिए किए गए उनके इक़दामात के बारे में बखूबी जान सकें। प्यारे नाजरीन, हमारा एक ये भी अलमिया है कि हम सही मानों में अपना वोट कास्ट नहीं करते। हमारे मुल्क को जो मुख्तलिफ मसाइल दरपेश हैं, इस वक्त भी जो हमें सियासी, मुआशी अदम इस्तेहकाम जो हमारे दरपेश है, उसकी भी एक बड़ी वजह ये है हम अपनी हकीकी क़यादत मुंतखब नहीं करते। तो आइंदा गुजरांवाला के जो इंतखाबात हो रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, हमें यकीन है कि हम सारे वोटर्स, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हम अपने लिए एक ऐसा कायद मुंतखब करेंगे जो गुजरांवाला की मुकामी सनत व हरफत, गुजरांवाला की तजारत के लिए इंतहाई मुफीद और काबिल फ़ख्र साबित होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रौनक हो जाऊं चट